नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। एक पल के लिए आप जरा ये कल्पना कीजिए कि आप अपने शहर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अचानक 3 लाख सैनिक टैंकों और बंदूकों के साथ सड़कों पर उतर आए और इन टैंकों और बंदूकों का रुख आपकी तरफ मोड़ दें, तो आपको कैसा लगेगा? इतना ही नहीं, अगर ये टैंक विरोध कर रहे लोगों को कुचलना भी शुरू कर दें और इन लोगों को तोपों से उड़ाना शुरू कर दें, तो क्या आप जीवन भर ऐसी क्रूरता को कभी भूल पाएंगे? आपको ये सब बातें शायद किसी फिल्मी सीन की तरह लग रही होंगी, लेकिन आज से 31 वर्ष पहले चीन में वाकई ऐसा हुआ था। 4 जून 1989 को चीन की राजधानी बीजिंग में हजारों प्रदर्शनकारी तिएननमेन स्क्वायर पर लोकतंत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तभी अचानक चीन के सैनिकों ने बिना किसी चेतावनी के प्रदर्शनकारियों का खून बहाना शुरू कर दिया। चीन के 3 लाख सैनिकों ने हजारों लोगों का नरसंहार किया था उस दिन। यह घटना इतिहास के पन्नों में तो दर्ज है, लेकिन चीन में इस घटना का अगर आप सिर्फ जिक्र भी कर दें तो आपको जेल हो सकती है। तिएननमेन स्क्वायर नरसंहार के साथ ही चीन में लोकतंत्र के दरवाजे भी हमेशा के लिए बंद हो गए और आज भी बंद हैं। इसलिए आज हम इस नरसंहार का एक ऐतिहासिक विश्लेषण करेंगे और उन लोगों को लोकतंत्र के मायने समझाएंगे जिन्हें ये आजादी बहुत सस्ती लगती है, जो हमारे देश में कहते हैं छीन कर लेंगे आजादी। इसके बाद हम जानवरों की आजादी की बात करेंगे। कल हमने केरल में हुई एक मादा हाथी की हत्या का विश्लेषण किया था। हमने इस हथनी को न्याय दिलाने की मुहिम शुरू की है और हमने इसे विनायकी का नाम दिया है। आप भी याद रख लीजिए, विनायकी। आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी दिन जानवरों ने छीन कर लेंगे आजादी ये कहना शुरू कर दिया, जानवरों ने भी छीन कर आजादी लेने की मुहिम शुरू कर दी, तो यकीन मानिए उस दिन इंसानों की आजादी और लालच दोनों पाताल लोक में चले जाएंगे। उनके सारे अधिकार पाताल लोक में चले जाएंगे। आजादी एक लग्जरी है और इस पर जानवरों का भी उतना ही हक है जितना हक आपका है। इसलिए आज हम विनायकी की हत्या को आधार बनाकर आपको यह बताएंगे कि इतने हजार वर्षों में इंसानों ने कैसे अपनी आजादी का सिर्फ दुरुपयोग किया है और दूसरों की हत्या को भी अपना अधिकार मान लिया है। अगर आप भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जस्टिस फॉर विनायकी पर ट्वीट करके आज रात अपनी राय दे सकते हैं। और आखिर में हम भारत के उन वामपंथियों की बात करेंगे जिन्होंने वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत का नहीं बल्कि चीन का साथ दिया था। उस समय वामपंथी पार्टियों ने युद्ध में घायल भारत के सैनिकों को खून तक देने से इनकार कर दिया था। इसलिए आज आपको भारत के साथ विश्वासघात करने वाले लोगों के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि आज भी ये लोग यही काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। केरल के पलक्कड़ जिले में एक गर्भवती हथिनी की दर्दनाक मौत के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। ये 8 सदस्यीय टीम हथिनी की हत्या की जांच करेगी। जंगल में हथिनी ने पटाखों से भरा हुआ अनानास खा लिया था, जो उसके मुंह में फटने से 27 मई को उसकी मौत हो गई। वहीं हथिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात पता चली कि डूबने की वजह से हथिनी के शरीर के अंदर काफी पानी चला गया था, जिसकी वजह से फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। हथिनी की मौत पर केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। But this kind of killing is absolutely unacceptable, and we have already deputed our senior officers there, and we will nab the culprits and punish them. केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और नजरें 3 संदिग्धों पर टिकी हैं। 3 संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जांच जारी है। पुलिस और वन विभाग संयुक्त रूप से घटना की जांच करेंगे। जिला पुलिस प्रमुख और जिला वन अधिकारी ने आज घटनास्थल का दौरा किया। हम दोषियों को जल्द पकड़कर न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। केरल में हथिनी की मौत पर पूरा देश जी न्यूज की मुहिम के साथ खड़ा है। जी न्यूज ने कैंपेन का नाम विनायकी रखा है। केरल में पटाखों से भरा अनानास खाने की वजह से हुई हथिनी की मौत पर देश भर में गुस्सा है। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि केरल में हाथियों की हत्या की वजह केरल सरकार की लापरवाही है। मेनका गांधी ने सवाल उठाया कि आखिर इस घटना पर राहुल गांधी क्यों खामोश हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर हम 2-3 दिन चुप रहेंगे तो बस कोई और मामला शुरू होगा, कहीं और जानवर मर जाएगा, कहीं और कुछ हादसा हो जाएगी, साइक्लोन आ रहा है, बम्बई मुसीबत में है, तो हम चुप रह जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद लोग भूल जाएंगे।
पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी केरल सरकार पर सवाल उठाते हुए घायल हथिनी के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। वो 2 दिन से वहाँ पे इंजर्ड घूम रही थी और उस दौरान कोई क्रॉप या फार्मलैंड का उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचा। ये 2 दिन वहाँ पे वो घूमते रहे और क्यों वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स उन्हें अटेंड नहीं किया, उनका इलाज नहीं किया, ये एक दूसरा पहलू है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि केरल में हो रही हाथियों की हत्या में प्रशासन की मौन सहमति है। कई लोगों ने इस बात के ऊपर परिचर्चा की कि प्रशासन जानता था कि इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। तो जब ये एक नॉर्मल हो जाता है प्रशासन के लिए, तब राष्ट्र को जागृत होना पड़ता है ताकि प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई करे। सोशल मीडिया पर देश भर की मशहूर हस्तियों ने हथिनी की मौत पर दुख जताया है और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की बात कही है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय उप उच्चायुक्त गौरव आहलूवालिया को परेशान किया जा रहा है। 31 मई को आईएसआई के लोगों ने बाइक से उप उच्चायुक्त गौरव आहलूवालिया का पीछा किया। पिछले कुछ समय से लगातार भारतीय उच्चायोग के सदस्यों को परेशान करने की साजिश हो रही है। कुछ दिन पहले ही भारत में जासूसी के आरोप में 2 पाकिस्तानी राजनयिकों को गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया। हमला कुलगाम के यारीपुरा बाजार में हुआ। आतंकियों ने स्थानीय थाने के एसएचओ समेत कई पुलिस वालों पर गोलीबारी की। हमले में एक नागरिक घायल हो गया। हमले के बाद आतंकी उस कार को छोड़कर भाग गए जिसमें वो आए थे। वहीं सूत्रों के मुताबिक जैश के आतंकी सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश रच रहे हैं। आतंकी आईईडी से भरी गाड़ी के जरिए हमला करने का प्लान बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों की एक ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि जैश के आतंकियों ने 3 आईईडी तैयार किए थे, जिसमें से एक पुलवामा में पुलिस ने बरामद कर उसे नष्ट कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर, नौगाम और कुलगाम में जैश के आतंकी सुरक्षा बलों के प्रतिष्ठानों पर हमला कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अज्ञात आतंकवादियों का एक ग्रुप शोपियां में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के अपहरण की साजिश रच रहा है। निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए विदेशी जमातियों पर गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने मरकज में शामिल होने वाले 2000 विदेशी जमातियों के भारत आने पर 10 साल की पाबंदी लगाई है। वहीं दिल्ली दंगों के तार निजामुद्दीन मरकज से जुड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान ये पता चला है कि मरकज के मौलाना साद का करीबी अब्दुल अलीम ब्रिजपुरी में दंगों के मुख्य आरोपी फैजल फारूकी से सीधे संपर्क में था। मौलाना साद अब तक फरार है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,16,000 के पार पहुंच गई है। साथ ही कोरोना संक्रमण से मरीजों के ठीक होने की दर में कमी आई है। देश में अब 2,16,919 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। वहीं अब तक देश में 6,075 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 9,304 केस आए हैं, जबकि 260 की मौत हुई है। मरीजों के ठीक होने की दर भी कम होकर अब 47.99% हो गई है। कोरोना पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में देश में बड़ी संख्या में अस्थायी अस्पतालों की स्थापना करनी होगी ताकि उनकी देखभाल की जा सके। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि संकट की इस घड़ी में मरीजों की देखभाल में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों की देखभाल करने की जरूरत है। सरकार ने हलफनामे में कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों की पूरी निष्ठा के साथ संरक्षण की कोशिशें की जा रही हैं। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को भारत लाने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। भारत में ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करके कहा कि ब्रिटेन में माल्या को लेकर एक और कानूनी मुद्दा है, जिसका उसके प्रत्यर्पण से पहले निपटारा होना जरूरी है। ब्रिटिश प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटिश कानून के तहत जब ये मामला नहीं निपटता तब तक माल्या का भारत प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। हालांकि ब्रिटिश प्रवक्ता ने गोपनीयता का हवाला देते हुए इस केस का ब्यौरा नहीं दिया। बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी विजय माल्या की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत खारिज कर चुकी है। जब आप लोग डीएनए देखते हैं तो हम अक्सर आपसे एक बात कहते हैं कि शुक्र मनाइए आप भारत में रहते हैं, और इसकी कई वजहें हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में लोकतंत्र है। आपको पूरी आजादी है। हो सकता है आप दिन भर अपने देश को बुरा भला कहते हो और कई बार चीन जैसे देश से भारत की तुलना भी करते हो, लेकिन ऐसा करने वाले सभी लोगों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि लोकतंत्र के सिग्नल चीन में
आज भी उपलब्ध नहीं है। और जब भी चीन में लोकतंत्र की आवाज उठी है, उस आवाज को वहां की सरकार ने हर बार बुरी तरह दबाया है और कुचल दिया है, फिर चाहे इसके लिए निर्दोष लोगों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। 31 वर्ष पहले आज ही के दिन चीन में एक दर्दनाक घटना हुई थी, जो कि आज हर भारतीय को देखनी चाहिए। 4 जून 1989 को चीन के तियाननमेन स्क्वायर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों का सामूहिक नरसंहार कर दिया गया था। ये एक ऐसी घटना थी जिसे चीन की कम्युनिस्ट सरकार लोगों के दिल और दिमाग से हमेशा के लिए मिटाना तो चाहती है, लेकिन उसे आज भी 1989 की वो यादें सताती हैं, क्योंकि तब चीन के लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। कोरोना वायरस को लेकर चीन पूरी दुनिया का विरोध आज भी झेल रहा है। वो हांगकांग की आवाज दबाना चाहता है और चीन सीमाओं पर अपने पड़ोसियों को भी धमका रहा है। ये ऐसा दौर है जब चीन की एक गलती उसे पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग थलग कर सकती है। इसलिए आज हम इस ऐतिहासिक आंदोलन की तस्वीरों और इससे जुड़ी जानकारियों को आधार बनाकर चीन का दमनकारी चेहरा आपके सामने और पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। 80 के दशक में चीन में लोगों का गुस्सा अपने चरम पर था। लोग चीन में लोकतंत्र की स्थापना के लिए जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहां के लोग जाग चुके थे, उनकी नींद टूट चुकी थी और इस विरोध प्रदर्शन का केंद्र थी चीन की राजधानी बीजिंग। इस विरोध प्रदर्शन में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के छात्र सबसे बड़ी संख्या में शामिल थे। उस दौरान चीन की सरकार ने वहां मार्शल लॉ लागू कर दिया था। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि जब कहीं मार्शल लॉ लागू किया जाता है तो उस इलाके का पूरा नियंत्रण सेना अपने हाथ में ले लेती है और वहां के स्थानीय कानून और वहां का सिस्टम निष्क्रिय हो जाते हैं। मार्शल लॉ लागू होने के बाद बड़ी संख्या में छात्रों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए बीजिंग में सेना को उतार दिया। सेना को सरकार का स्पष्ट आदेश था कि हर हाल में इस आंदोलन को कुचलना है। इस पूरे आंदोलन की एक तस्वीर पूरी दुनिया में उस समय छा गई थी। ये एक छात्र की तस्वीर थी जो एक झोला लेकर एक टैंक के सामने बहादुरी से बिना डरे निडर होकर खड़ा हो गया था। इस व्यक्ति को पूरी दुनिया में टैंक मैन के नाम से जाना गया था। ये मशहूर तस्वीर है, आज आप भी इसे देख सकते हैं। टैंक के सामने यह व्यक्ति आकर खड़ा हो गया था और ये चीन का एक आम आदमी था। देखिए, और इसकी हिम्मत देखिए आप। लेकिन प्रदर्शनकारियों की तमाम कोशिशें विफल रहीं और चीन की सरकार ने इस आंदोलन का पूरी तरह से दमन कर दिया। हजारों प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई। इस सामूहिक नरसंहार में कितने लोग मारे गए, इसका आज भी कोई सटीक आंकड़ा चीन की सरकार ने जारी नहीं किया है। आज भी किसी को नहीं पता असल में कितने लोग मारे गए थे। ठीक वैसे ही जैसे आज भी किसी को नहीं पता कि कोरोना वायरस से चीन में असल में कितने लोग मारे गए हैं। असल में वहां पर हुआ क्या है कोई नहीं जानता। और उस समय भी 1989 में पूरी दुनिया में यह बात तो चली कि हजारों लोग मारे गए हैं, कुचल दिए गए हैं, लेकिन सही संख्या कभी बाहर नहीं आई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान करीब 3000 लोगों की हत्या हुई थी और कुछ विशेषज्ञों का तो यह भी अनुमान है कि इसमें करीब 10,000 लोग मारे गए थे। तो आप इसे इस तरीके से जानिए कि 3000 से लेकर 10,000 लोगों का एस्टिमेट है। कुछ लोग कहते हैं 3000, कुछ कहते हैं 10,000, इसके बीच में कुछ भी संख्या हो सकती है। चीन ने उस समय करीब 50,000 से 1 लाख प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 3 लाख सैनिक सड़कों पर उतार दिए थे, जबकि 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत के 5 लाख सैनिकों ने हिस्सा लिया था और दुश्मनों की संख्या करीब 4 लाख थी। यानी चीन की सेना ने इस आंदोलन को युद्ध स्तर पर कुचल दिया था। तियाननमेन स्क्वायर का आकार, ये जो स्क्वायर है, ये इस आकार में सिर्फ आधा वर्ग किलोमीटर है। इसका जो आकार अगर आप देखेंगे ये है आधा वर्ग किलोमीटर, यानी 500 मीटर। लेकिन चीन ने इतने छोटे से इलाके को भी एक युद्ध भूमि में बदल दिया था। इस नरसंहार की बात करने पर आज भी चीन में प्रतिबंध लगा हुआ है। चीन में आज भी आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते, इसके बारे में लिख नहीं सकते। आज भी चीन के सरकारी मीडिया ने इस हत्याकांड की बरसी का कोई जिक्र तक नहीं किया है। चीन में तियाननमेन से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है। वर्ष 2018 में तो चीन में मोबाइल एप्लीकेशंस की मदद से एक दूसरे को 89.64
या 64.89 युआन की रकम भेजने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। यह रकम आप भेज नहीं सकते, यह संख्या, इस पर पाबंदी है, क्योंकि 89 का मतलब है वर्ष 1989 और 64 का मतलब है छठा महीना और 4 जून। यानी ये धनराशि भी आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी इशारों में भी इस घटना का जिक्र करना चीन की सरकार को पसंद नहीं है। अगर आपने गलती से अपने मोबाइल फोन पर या सोशल मीडिया पर या कहीं पर यह फिगर लिख भी दिया तो सेना या पुलिस आपके घर पहुंच जाएगी। आज हमने कुछ तस्वीरों की मदद से उस आंदोलन की एक झलक आपके लिए तैयार की है, और जैसा हमने पहले कहा, हर भारतीय को ये जरूर देखनी चाहिए। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए और फिर हम अपने इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे। उस समय चीन के सुप्रीम कमांडर डेंग जियाओपिंग थे, जो बाहर से कुछ और थे और अंदर से कुछ और। बाहर से वो लोकतांत्रिक सुधारों के पक्षधर दिखते थे, लेकिन उनका असली उद्देश्य चीन में वन पार्टी सिस्टम को मजबूत करना था और उन्हें विद्रोह की कोई भी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं थी। उस समय चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हु याओबांग हुआ करते थे और वो चीन में लोकतांत्रिक सुधारों का सबसे बड़ा चेहरा थे। लेकिन अक्टूबर 1987 में उन्हें उनके पद से हटा दिया गया और जाओ जियांग को कम्युनिस्ट पार्टी का नया जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इसके बाद 15 अप्रैल 1989 को हु याओबांग की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। चीन के छात्र उस समय हु याओबांग को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे और उनकी अचानक हुई मृत्यु को उनके इस्तीफे से जोड़कर देखा गया। इसके बाद 17 अप्रैल 1989 को हजारों छात्र तियाननमेन स्क्वायर पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने वो 7 सूत्रीय मांगें कम्युनिस्ट सरकार के सामने रखी, जो हु याओबांग के लोकतंत्र और आजादी से जुड़े विचारों पर आधारित थी। इस मसले पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में भी काफी विवाद था, क्योंकि नए जनरल सेक्रेटरी चाहते थे कि छात्रों की बातों को सुना जाए, जबकि चीन के सुप्रीम कमांडर डेंग जियाओपिंग किसी भी तरह की बातचीत के पक्ष में नहीं थे। लेकिन छात्रों से शुरू हुआ यह प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ता चला गया और इसमें लाखों की संख्या में आम नागरिक और मजदूर भी शामिल हो गए। हालात बिगड़ते चले गए और ऐसे हालात को देखकर 20 मई 1989 को चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मार्शल लॉ लागू कर दिया और 3 लाख सैनिकों को बीजिंग की सड़कों पर उतार दिया। 2 जून 1989 को सेना की एक गाड़ी से 3 नागरिकों की हत्या कर दी गई और यहीं से हिंसा शुरू हुई और छात्रों ने चीन की सेना को रोकने के लिए सड़कों को जैम कर दिया। लेकिन चीन के क्रूर सैनिकों ने 4 और 5 जून को हजारों प्रदर्शनकारियों का खून तियाननमेन स्क्वायर की सड़कों पर बहा दिया। ये विडंबना है कि आज 31 वर्षों के बाद भी दुनिया के हालात बदले नहीं हैं। आज चीन में तो कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा, लेकिन अमेरिका में अश्वेत समुदाय अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी इस प्रदर्शन को कुचलने के ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। हालांकि ट्रंप खुद चीन की तानाशाही नीतियों की आलोचना करते हैं और वो चीन पर हांगकांग में चल रहे प्रदर्शनों को क्रूरता से कुचलने का आरोप भी लगा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज से 30 वर्ष पहले अमेरिका की एक मशहूर मैगजीन प्लेबॉय को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के इस कदम की तारीफ की थी। यह शायद आपको नहीं पता होगा। उस जमाने में 1989 में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का साथ दिया था। प्लेबॉय में उनका एक इंटरव्यू छपा था। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि चीन की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को लगभग उड़ा दिया। उन्होंने ताकत के दम पर ऐसा किया। उस समय अपने देश की आलोचना करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पूरी दुनिया में हमारे देश को कमजोर समझा जाता है।
हालांकि जब ट्रंप राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल हुए तो उन्होंने बाद में सफाई दी थी कि उनका मतलब ये नहीं था कि वो सिर्फ ये कह रहे थे कि चीन के नेता शक्तिशाली हैं। अब बहुत सारे लोग अमेरिका में चल रहे ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन की तुलना तिएननमेन स्क्वायर आंदोलन से कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना उतारने की बात कही है। अमेरिका में यह सब तब हो रहा है जब वहां पर लोकतंत्र है और अमेरिका अपने आप को लोकतंत्र का सबसे बड़ा चैंपियन कहता है, जबकि चीन में लोकतंत्र की बात करना भी एक अपराध माना जाता है। और यही वजह है कि आज हांगकांग के प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर चीन की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। चीन के दबाव में हांगकांग में एक ऐसा कानून पास किया गया है जिसके तहत चीन के राष्ट्रगान का मजाक उड़ाने पर सख्त सजा हो सकती है। इसके अलावा चीन की हांगकांग के लिए एक ऐसा सुरक्षा कानून लाने की योजना है जिसके तहत वो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर प्रदर्शनकारियों को जेल में डालने और उन्हें कड़ी सजा देने में सक्षम हो जाएगा। हांगकांग में हर साल तिएननमेन स्क्वायर नरसंहार की बरसी पर शांतिपूर्ण जुलूस निकाले जाते हैं और लोग चुपचाप चीन की दमनकारी नीतियों का विरोध करते हैं। लेकिन हांगकांग के लोगों को डर है कि वो अब शायद ही कभी ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि नया कानून लागू होने के बाद हांगकांग की स्वायत्तता बहुत हद तक समाप्त हो जाएगी और चीन की तरह हांगकांग में भी लोकतंत्र की बात करना लगभग असंभव हो जाएगा। इस बार हांगकांग की पुलिस ने लोगों को जुलूस या रैलियां निकालने की इजाजत नहीं दी है और इसके पीछे वजह कोरोना वायरस को बताया गया है। लेकिन इन पाबंदियों के बावजूद हांगकांग के लोग कैसे अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा रहे हैं और चीन ने 4 जून 1989 को हुए नरसंहार की हकीकत को कैसे पूरी दुनिया से छिपाकर रखा, इस पर हमने आज एक छोटा सा वीडियो विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। आप ये विश्लेषण देखिए और फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। 15 अप्रैल 1989 चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व जनरल सेक्रेटरी और उदारवादी नेता हु याओबांग की मौत। 13 मई 1989 बीजिंग के तिएननमेन स्क्वायर पर 100 से ज्यादा चीनी छात्र लोकतांत्रिक सुधारों की मांग के साथ भूख हड़ताल पर बैठे। 19 मई 1989 तिएननमेन स्क्वायर पर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने कम्युनिस्ट चीन के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन किया। जिसके बाद प्रधानमंत्री ली पेंग के आदेश के बाद मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और सेना टैंकों के साथ सड़कों पर उतर आई। चीनी सेना ने लोगों पर गोलियां और बम चलाने से भी खुद को नहीं रोका और फिर 3 और 4 जून 1989 की वो रात जब चीनी सेना ने तिएननमेन स्क्वायर पर गोलीबारी शुरू की, इसमें हजारों नागरिकों और छात्रों को मौत के घाट उतार दिया गया। पांच जून 1989 तिएननमेन स्क्वायर पर मशहूर टैंकमैन वाकया हुआ। एक प्रदर्शनकारी अकेला सड़क पर टैंकों के सामने खड़ा हो गया। इस तस्वीर को चीन ने सालों तक प्रतिबंधित रखा। और इस तरह 31 साल पहले तिएननमेन स्क्वायर पर कम्युनिस्ट चीन के इतिहास के सबसे बड़े सरकार विरोधी आंदोलन का सबसे क्रूर अंत हुआ। आज भी चीन की सेना और सरकार इस घटना के बारे में बात करने से कतराती है। लेकिन 3 दशक बाद भी चीन का वही लोकतंत्र विरोधी रवैया कायम है और इस बार उसके निशाने पर है हांगकांग, जो शायद आज आखिरी बार तिएननमेन स्क्वायर नरसंहार में मारे गए लोगों की याद में प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि चीन एक नया कानून लाया है जिससे हांगकांग की स्वायत्तता खो सकती है और विशेष दर्जा खत्म हो सकता है।
但係我哋其實我哋嗰個6·4當年嘅事情，依家其實喺香港發生緊。咁我哋依家想呈現嘅係呢啲嘢咯，即係咁嗰陣時被打壓咗，咁可能我哋跟住嚟緊，我哋香港都會係呢啲咁嘅情況出現。सिर्फ हांगकांग ही नहीं, चीन की दमनकारी नीति का शिकार ताइवान भी है। चीन ने धमकी दिया कि वो ताइवान को कभी आजाद नहीं होने देगा, फिर चाहे उसे सैन्य कार्रवाई ही क्यों ना करनी पड़े। चीन को तियाननमेन स्क्वायर नरसंहार की याद दिलाते हुए ताइवान ने चीन से माफी की मांग की है, लेकिन चीन ने ना तो कभी अपनी गलती मानी है और ना ही मानेगा। 新中国成立70多年来取得的伟大成就，充分说明中国所选择的发展道路完全正确，符合中国国情。 यानी चीन को ना तो 31 साल पहले हुए तियाननमेन स्क्वायर नरसंहार पर कोई पछतावा है और ना ही आज जो वो हांगकांग और ताइवान के साथ कर रहा है उस पर कोई अफसोस है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आगे बढ़ने से पहले आप एक बार फिर से ये सोच लीजिए कि 1989 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तब चीन की तारीफ की थी और तब उन्होंने प्लेबॉय मैगजीन को अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि चीन बहुत ताकतवर देश है और प्रदर्शनकारी चीन की ताकत के सामने टिक नहीं पाए। और उन्होंने उस समय चीन को बहुत ताकतवर देश बताया था और अमेरिका को बहुत ही कमजोर देश बताया था। और वो चीन की इस ताकत से बड़े प्रभावित थे कि कैसे चीन ने अपनी ताकत के सामने इस विरोध प्रदर्शन को आगे नहीं बढ़ने दिया और इसे कुचल दिया। अब समय बदल चुका है, लेकिन चीन का व्यवहार अब भी बदला नहीं है। हालांकि अब चीन के लिए तियाननमेन स्क्वायर की घटना को दोहराना आसान नहीं होगा। फिर भी चीन पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि वो अपने इरादों से पीछे हटने वाला नहीं है। आज भी वो उतना ही सख्त है। हाल ही में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी वार्षिक बैठक हुई थी, जिसका विश्लेषण करने से यह साफ हो जाता है कि चीन अपनी विस्तारवाद वाली नीति को आगे बढ़ाना चाहता है। हांगकांग में नए सुरक्षा कानून की बात हो या फिर ताइवान को धमकी देना या फिर दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद पैदा करना और सीमा पर भारत के साथ उलझना, ये सारी बातें ये साफ करती हैं कि चीन कम्युनिज्म की विचारधारा के नाम पर सारी हदें पार करने के लिए तैयार है। वो अपनी विचारधारा को और विस्तार देना चाहता है। चीन एक कम्युनिस्ट देश है और वहां की सरकार तानाशाही की तर्ज पर चलती है। लेकिन आज अगर चीन तियाननमेन स्क्वायर जैसी कोई घटना दोहराना चाहे तो उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि 31 वर्ष के बाद स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं और तियाननमेन स्क्वायर जैसी घटनाओं पर पर्दा डालना अब चीन के लिए आसान नहीं होगा। आज सोशल मीडिया का दौर है। 24 घंटे के न्यूज चैनल्स चल रहे हैं। मुख्य धारा की मीडिया भी पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है और सशक्त है। इसलिए चीन चाहकर भी हांगकांग में हो रहे प्रदर्शनों को 1989 की तर्ज पर अभी तक कुचल नहीं पाया है और कुचल भी नहीं सकता। चीन अगर ऐसा करेगा तो उसका अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार होना तय है और चीन भी ये बात अच्छी तरह से जानता है। लेकिन कम्युनिस्ट चीन लोकतांत्रिक सुधार नहीं चाहता। जब 1990 के दौर में सोवियत संघ का विघटन हुआ था और कम्युनिस्ट देशों ने लोकतंत्र को अपनाना शुरू किया था, तब भी चीन को यह मॉडल पसंद नहीं आया था। उस समय पूरी दुनिया की राजनीति में लगातार भूकंप आ रहे थे और इसकी शुरुआत उस समय के यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से हुई थी। 80 के दशक में सोवियत देशों ने बाहरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने शुरू किए थे और उस समय सोवियत नेता मिखाइल गॉर्बाचोव इसकी अगुवाई कर रहे थे। आपको याद होगा, मई 1989 में मिखाइल गॉर्बाचोव चीन की यात्रा पर भी गए थे और ये 30 वर्षों में रशिया के किसी राष्ट्रपति की पहली चीन यात्रा थी। उस समय चीन के प्रदर्शनकारी मिखाइल गॉर्बाचोव से मिलना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अर्जी भी दी थी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। उनकी रिक्वेस्ट मिखाइल गॉर्बाचोव तक पहुंची भी जब वो चीन में थे, लेकिन प्रोटोकॉल ऐसे होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मिखाइल गॉर्बाचोव ने इन प्रदर्शनकारियों से मिलने से इनकार कर दिया था। लेकिन वहां रहते हुए उन्होंने ये समझ लिया था कि चीन किस रास्ते पर जा रहा है और उन्होंने अपने डेलीगेशन के एक सदस्य से यह भी कहा था कि जो चीन के तियाननमेन स्क्वायर पर हो रहा है वो नहीं चाहते कि वही रशिया के रेड स्क्वायर पर हो। तियाननमेन स्क्वायर पर जो कुछ हुआ
उसने गोर्बाचोव के इस विश्वास को मजबूत कर दिया कि कम्युनिस्ट देशों को अपनी शासन प्रणाली में सुधार लाना ही होगा। और गोर्बाचोव जो कुछ चीन में हुआ था उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं थे। आज ही के दिन पोलैंड में पहली बार स्वतंत्र चुनाव हुए थे। पोलैंड भी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था और उसी वर्ष हंगरी में भी कम्युनिस्ट शासन का अंत हो गया था और धीरे धीरे सोवियत संघ के कई देश लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ गए। इसके फौरन बाद जर्मनी में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई और सोवियत संघ टूटने लगा। लेकिन चीन ये बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि सोवियत संघ का टूटना कम्युनिस्ट विचारधारा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसलिए चीन वैसा ही रहा जैसा वो था। चीन ने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं किया। चीन ने सोवियत संघ का विघटन रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव बदलाव के लिए प्रतिबद्ध थे और आखिरकार चीन अपनी कोशिश में असफल रहा। चीन कम्युनिस्ट विचारधारा की इस पराजय को कभी भुला नहीं पाया और शायद यही वजह रही कि उसने भविष्य की क्रांतियों को रोकने के लिए और ज्यादा सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया। 1989 में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और तब टीवी प्रसारण पर सरकार का पूरा नियंत्रण हुआ करता था, क्योंकि कोई प्राइवेट न्यूज चैनल्स आज की तरह थे नहीं, ना तो 24 घंटे के न्यूज चैनल्स थे उस समय और ना ही सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट था, ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था। कहा जाता है कि राजीव गांधी की सरकार ने तब ये तमाम कोशिशें की थी कि तिएननमेन स्क्वायर की घटना की तस्वीरें दूरदर्शन पर कम से कम दिखाई जाएं, क्योंकि भारत चीन को यह इशारा देना चाहता था कि वो उसकी घरेलू समस्याओं में कभी दखल अंदाजी नहीं करेगा। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि चीन में जब लोकतंत्र का दमन हो रहा था, हजारों छात्रों को गोली मार दी गई, उन्हें जान से मार दिया गया, तब भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, भारत ने इसका कोई विरोध नहीं किया था और भारत इस पर चुपचाप आंख बंद करके बैठा रहा था। यह भारत की भूमिका थी 1989 में। लेकिन इसकी एक और वजह भी थी और वो ये थी कि इस नरसंहार से एक वर्ष पहले राजीव गांधी ने खुद चीन का दौरा किया था और ये कई दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला चीन दौरा था, जो बहुत अहम था। हैरानी की बात यह है कि राजीव गांधी के दौरे से कुछ समय पहले ही अरुणाचल प्रदेश के सुमदोरोंग चू में भारत और चीन सीमा विवाद में उलझे हुए थे। ठीक वैसे ही जैसे आज ये दोनों देश लद्दाख में एक दूसरे से उलझे हुए हैं, तब अरुणाचल प्रदेश में यही हालत थी। या आप ऐसे समझ लीजिए जैसा 2017 में डोकलाम में हुआ था, उस जमाने में अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। उस समय चीन ने भारत को 1962 जैसे युद्ध की धमकी दी थी और आप तो जानते ही हैं 1962 में जो कुछ हुआ वो ऐसा था कि भारत हमेशा के लिए चीन से डर गया और भारत के दिमाग में एक बात बैठ गई कि हम चीन से कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि जब भी हम चीन से लड़ाई की बात सोचते हैं या मुकाबले की बात सोचते हैं तो पहली तस्वीर 1962 की ही आती है। इसलिए चीन का ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव है भारत के ऊपर और ये हमेशा रहेगा। इसी दौरान मई 1987 में तत्कालीन विदेश मंत्री एनडी तिवारी ने चीन का दौरा किया था और वहां यह संदेश दिया कि भारत इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता। इसके बाद 1988 में राजीव गांधी बीजिंग गए और चीन के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश की और बदले में भारत ने तिएननमेन स्क्वायर नरसंहार पर चुप्पी साध ली। लेकिन वर्ष 2020 के भारत को इन घटनाओं से सबक लेकर यह सीखना चाहिए कि चीन की हर बात कबूल कर लेना भारत के हित में न तो था और ना ही आज है और ना ही आगे होगा। भारत को अपनी आवाज तो उठानी ही होगी। इसलिए भारत को धीरे धीरे चीन की वो दुखती रग दबानी चाहिए जिनसे चीन को परेशानी होती है। उदाहरण के लिए भारत को ताइवान और हांगकांग के मसले पर अब सख्त रुख अपनाकर चीन को संदेश देना चाहिए कि उसकी दमनकारी नीतियों का समर्थन भारत किसी स्थिति में नहीं करेगा। और आज हमें यह भी बात याद रखनी चाहिए, 1962 में भारत की हार जरूर हुई और एक मनोवैज्ञानिक दबाव हर भारतीय के ऊपर चीन का यह रहता है कि हम चीन को हरा नहीं सकते। लेकिन चीन अजेय नहीं है, यह बात पूरी दुनिया को समझ में आ चुकी है। चीन ने 1962 के युद्ध में भारत को हराया जरूर था, लेकिन सच यह भी है कि चीन उसके बाद से खुद कभी भी कोई युद्ध जीता नहीं है। वर्ष 1979 में चीन का वियतनाम के साथ युद्ध हुआ था और इस युद्ध में चीन बुरी तरह पराजित हुआ था और उसका बहुत नुकसान भी हुआ था। इस युद्ध में चीन के करीब 28,000 और वियतनाम में करीब 20,000 सैनिक और नागरिक मारे गए थे।
चीन ने करीब 6 लाख सैनिकों के साथ वियतनाम पर हमला किया था और चीन का उद्देश्य वियतनाम को सबक सिखाना था, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही वियतनाम ने कंबोडिया पर आक्रमण करके वहां के कम्युनिस्ट शासन को चुनौती दी थी और यही बात चीन को पसंद नहीं आई थी। चीन ने वियतनाम पर हमला तो कर दिया, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। वो युद्ध हार गया। यानी चीन ने 41 वर्ष पहले अपना आखिरी युद्ध लड़ा था वियतनाम के साथ और उसमें चीन वियतनाम को हरा नहीं पाया था, बल्कि खुद हार गया था। इसलिए वो सारे लोग जो चीन के नाम से ही डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं, जिन्हें चीन की फौज बहुत शक्तिशाली लगती है, उन्हें वियतनाम के साथ हुए चीन के युद्ध के बारे में थोड़ा और पढ़ना चाहिए, उन तस्वीरों को एक बार और देखना चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि चीन वियतनाम जैसे देश को हरा क्यों नहीं पाया। लेकिन इस दौरान भारत की सेना लगातार युद्ध लड़ती रही है और युद्ध की तैयारियां भी करती रही है। भारत की सेना को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने की आदत है और भारतीय सैनिक इसमें माहिर भी हैं। भारत ने आखिरी बार 1999 में कारगिल युद्ध लड़ा था और भारत की सेना आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ भी पूरे साल कहीं ना कहीं लड़ती ही रहती है। आप देख लीजिए, हमारा चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर का बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान के साथ हमारी सीमाएं हो, वहां आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इसके अलावा माओवादियों से हमारी सेना लड़ती रहती है। पाकिस्तान चीन की सीमा पर भी भारत की सेना हमेशा मुस्तैद रहती है और यही वजह है कि युद्ध की स्थिति में भारत की सेना खुद को जल्द तैयार कर सकती है, जबकि चीन की सेना ने पिछले 41 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर या तो अपने घर में किसी बड़ी चुनौती का सामना ही नहीं किया है और युद्ध भी नहीं लड़ा है। चीन की सेना सिर्फ अपने ही देश के लोगों का दमन करने का काम करती है, जैसा उसने तियाननमेन स्क्वायर पर किया था, लेकिन अपने लोगों पर काबू पाने और युद्ध में दुश्मन सेना को हराने में बहुत फर्क होता है। असल में चीन की सेना एक देश की सेना नहीं है, बल्कि वो एक पार्टी की सेना है और इसलिए इसके सदस्य आर्मी मैन नहीं बल्कि यस मैन है, क्योंकि ये सैनिक वही करते हैं जो इनकी पार्टी इन्हें करने के लिए कहती है, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें करने के लिए कहती है। जबकि भारतीय सेना भारत के लोगों के लिए आदर्श है। भारत के लोग हर परिस्थिति में अपनी सेना का साथ देते हैं और उसका सम्मान करते हैं और राष्ट्रवाद भारत की सेना और भारत के लोगों को आपस में जोड़ता है। जबकि चीन की सेना को चीन की जनता का उतना समर्थन हासिल नहीं है जितना भारत की सेना को है। यानी युद्ध की स्थिति में चीन के पास हथियारों और सैनिकों की तादाद भले ही ज्यादा हो जाए, बेहतर हथियार हों, लेकिन उसकी सेना के पास राष्ट्रवाद का बल नहीं होगा और मॉरली, मानसिक रूप से उसकी सेना बहुत कमजोर होगी। और चीन की सेना की यही सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि चीन के सभी सैनिक ये जानते हैं कि उनके देश के लोग उनके साथ नहीं हैं। इसके विपरीत भारत की सेना लोकतांत्रिक दायरों में काम करना जानती है और भारत के सैनिक अपने ही नागरिकों के दमन की बात कभी सोच भी नहीं सकते। हमारे देश में कभी भी कोई विपदा आती है, आपने देखा होगा हर आपत्ति के समय भारतीय सेना लोगों की जान बचाती है। अब आप समझ गए होंगे कि भारत महान देश क्यों है। तो देश की आलोचना कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है अपने देश की आलोचना करना। अगर आपको अपना देश अच्छा नहीं लगता, आपको अपने देश की सरकार अच्छी नहीं लगती, आपको चुनी हुई सरकार भी अच्छी नहीं लगती, आपको अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अच्छी नहीं लगती, आपको अपने देश की चुनाव में भी विश्वास नहीं है, आपको अपने देश की सेना अच्छी नहीं लगती, पुलिस अच्छी नहीं लगती, पैरामिलिट्री फोर्सेस अच्छे नहीं लगते, आप सरकार की आलोचना कीजिए, प्रधानमंत्री की खुलकर आलोचना कीजिए, मुख्यमंत्री की आलोचना कीजिए, पुलिस प्रशासन सबकी आलोचना कीजिए, मीडिया की आलोचना कीजिए, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का जश्न मनाइए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि यह आजादी लोकतंत्र की वजह से आपको मिली है कि आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और अपने मुंह से किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी लग्जरी है, ये बहुत बड़ा वरदान है जो इस दुनिया में सबको नहीं मिलता। इसलिए लोकतंत्र का सम्मान करना सीखिए और इस आजादी को इतना सस्ता मत मानिए। कल हमने आपको बताया था कि 1962 के युद्ध की हार भारत की सेना की हार नहीं बल्कि उस वक्त के राजनीतिक नेतृत्व की हार थी, क्योंकि उस वक्त के राजनीतिक नेतृत्व को चीन के खतरे से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि सेना के अधिकारियों के सामने कहीं उनका दबदबा कम ना हो जाए। हमने आपको 1959 में तत्कालीन सेना प्रमुख
जनरल के.एस. थिमैया से जुड़ी कुछ बातें कल बताई थी, जिन्होंने तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन के व्यवहार से हताश होकर अपना इस्तीफा तक दे दिया था। वी.के. कृष्ण मेनन किसी की सुनते नहीं थे, ऐसा कहा जाता है, और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मेनन की कोई बात काटते नहीं थे। आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर जनरल थिमैया की बातें नेहरू और वी.के. कृष्ण मेनन उस समय मान लेते तो 1962 के युद्ध का नतीजा कुछ और होता, और यह भी हो सकता था कि चीन हम पर शायद हमला करने की हिम्मत करता ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसके बारे में आज पूरे देश को पता होना चाहिए। 1959 तक चीन ने अक्साई चिन पर अपना कब्जा काफी मजबूत कर लिया था। चीन ने मैकमोहन लाइन को भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानने से खुलेआम इनकार कर दिया था। वो तिब्बत को अपना अभिन्न अंग घोषित कर चुका था और उसने तिब्बत से होते हुए भारतीय सीमा तक हाईवे और सड़कें भी बना ली थी। इनमें एक हाईवे अक्साई चिन के इलाके में बनाया गया था जो भारत की जमीन पर था और जिसे चीन ने पहले कभी विवाद का मुद्दा भी नहीं बनाया था। यानी चीन के इरादे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन चीन के खतरे को देखने की जगह पर भारत में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे उस समय लग रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में चूर थे। उन्हें सिर्फ हिंदी चीनी भाई भाई के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। एक ही नारा उनके कानों में गूंजता था। जनरल के.एस. थिमैया की जीवनी थिमैया एन अमेजिंग लाइफ के मुताबिक राजनीतिक नेतृत्व भले ही उस वक्त हिंदी चीनी भाई भाई कह रहा था और उसके नशे में चूर था, लेकिन भारतीय सेना चीन के इस बड़े खतरे को बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। लेकिन भारतीय सेना उस समय मजबूर थी, क्योंकि सेना के पास ना तो तब संसाधन थे और ना ही सेना के पास पर्याप्त बजट था। उस वक्त हमारी सेना का बजट सिर्फ 305 करोड़ रुपए था और इन मजबूरियों के बावजूद जनरल थिमैया ने चीन के खतरे को समझा और चीन से जुड़ी सीमा पर 2 युद्ध अभ्यास उन्होंने करवाए। इन युद्ध अभ्यासों से यह बात सामने आई कि चीन की सीमा पर तब उपलब्ध भारतीय सैनिकों की संख्या और सैन्य उपकरण चीन से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ना तो हमारे सैनिक पर्याप्त थे और ना ही हमारे पास हथियार थे कि हम चीन जैसी फौज से लड़ सकें। इससे जुड़ी सिफारिशों को तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन के पास भेजा गया, लेकिन इन सिफारिशों को तब के रक्षा मंत्री ने खारिज कर दिया। जनरल थिमैया की जीवनी के मुताबिक थिमैया इस बात को समझते थे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन दोनों में से किसी को कोई भी सैन्य अनुभव नहीं है और सैन्य मामलों की जानकारी भी नहीं है। इसलिए यह सेना प्रमुख की जिम्मेदारी थी कि सीमा की रक्षा करने के लिए रणनीतिक जरूरतों के बारे में वो राजनीतिक नेतृत्व को समझाएं, देश की लीडरशिप को समझाएं। तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन ने तो उनकी बात कभी सुनी ही नहीं। इसलिए जब रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख की बात नहीं सुनी, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उनकी सिफारिशें नहीं मानी और देश खतरे में आ गया, तो जनरल थिमैया ने सीधे प्रधानमंत्री नेहरू से मिलने की कोशिश की और उन्होंने पूरी स्थिति प्रधानमंत्री को बताने का फैसला किया, क्योंकि सीमा पर चीन के रवैये को देखकर जनरल थिमैया को यह अंदाजा हो चुका था कि चीन भारतीय सीमा में घुसने का इरादा अब पक्का कर चुका है और वो सीमा के किसी भी हिस्से पर एक बड़ी घुसपैठ या हमला कभी भी कर सकता है। ये भारत के सेना प्रमुख को समझ में आ गई थी बात, लेकिन रक्षा मंत्री को समझ में नहीं आ रही थी और इसलिए भारत के सेना प्रमुख ने यह तय किया कि अब वो सीधे प्रधानमंत्री से मिलेंगे। इन्हीं खतरों को समझकर जनरल थिमैया प्रधानमंत्री नेहरू के पास चले गए। प्रधानमंत्री नेहरू को उन्होंने एक एक बात मिलकर बताई और नेहरू ने उनकी बातें सुनी भी। जनरल थिमैया ने यह भी बताया कि कैसे रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन सेना अध्यक्षों की राय को सीधे खारिज कर रहे हैं। जनरल थिमैया ने यह भी कहा कि जनता का मनोबल बनाए रखने के लिए नेता तो कोई भी बयान दे सकते हैं, लेकिन सीमा पर जो सच्चाई है उसे सेना प्रमुख होने के नाते वो छुपा नहीं सकते। इसलिए वो ये बातें आज प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। जनरल थिमैया ने यह सलाह दी कि प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री को बुलाएं और उन्हें हालात की गंभीरता के बारे में समझाएं और बताएं। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने जनरल थिमैया से कहा कि वो पहले रक्षा मंत्री मेनन से ही जाकर बात करें, सीधे उनके पास ना आए, क्योंकि सही तरीका यही है और वो प्रोटोकॉल का पालन करें। प्रोटोकॉल क्या है कि सेना प्रमुख बिना
रक्षा मंत्री को बताए सीधे प्रधानमंत्री के पास नहीं जा सकता, इसलिए उसे जाना तो पड़ेगा रक्षा मंत्री के पास ही। बाद में रक्षा मंत्री ने जनरल थिमैया को इस बात पर बहुत फटकार लगाई और ये यहां तक कह दिया कि बिना रक्षा मंत्री की इजाजत के वो प्रधानमंत्री से मिलने क्यों गए। इन्हीं घटनाओं के बाद जनरल थिमैया ने अपना इस्तीफा देने का फैसला तब कर लिया था। सैन्य शक्ति का महत्व क्या होता है, इसे सबसे अच्छा नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल समझते थे। हमारा दुर्भाग्य यह था कि आजादी के पहले ही नेताजी की मृत्यु हो गई और आजादी के 3 साल बाद सरदार पटेल का भी निधन हो गया। जवाहरलाल नेहरू के बारे में यह कहा जाता है कि वो सेना के मामलों को सबसे कम महत्व देते थे और कहा जाता है कि आजादी से पहले जब एक बार भारत की रक्षा नीति के बारे में उनके विचार पूछे गए तो उन्होंने कहा था कि भारत अहिंसा के विचारों पर चलता है, इसलिए भारत को किसी से कोई खतरा नहीं, हम अहिंसा के रास्ते पर ही चलते रहेंगे। नेहरू ने यहां तक कहा था कि सेना की जरूरत ही नहीं है, भारत के लिए तो पुलिस ही काफी है। लेकिन आजादी के तुरंत बाद कश्मीर पर पाकिस्तान के हमले और फिर 1962 के युद्ध में चीन से हार ने उनके भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए हम आज आपसे ये कह रहे हैं कि 1962 में अगर सही फैसले लिए गए होते, 1962 से कुछ वर्ष पहले से ही सही फैसले लेने शुरू कर दिए होते, चीन पर हमने अंधविश्वास ना किया होता, हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में हम इतने चूर ना रहे होते और हमने उस समय जनरल थिमैया की बात मान ली होती, तो शायद एक संभावना तो ये है कि चीन इतनी हिम्मत ही नहीं करता कि वो हम पर हमला करे, और दूसरा ये है कि अगर हमला हो भी जाता तो हम चीन का मुकाबला और अच्छी तरह से कर सकते थे। 1962 के युद्ध में सिर्फ सीमा पर दुश्मनी नहीं थे, बल्कि हमारे घर के अंदर भी दुश्मन बैठे हुए थे। स्थिति वैसी ही थी जैसी आज है। आज भी आप जानते हैं, भारत पाकिस्तान से लड़े या चीन से लड़े, वो तो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो हमारे ही देश में बैठे हैं, हमारे दुश्मन हैं, हमारी टीम में हैं, लेकिन वो खेलते हैं पाकिस्तान के लिए। और यही स्थिति 1962 में भी थी। ये दुश्मन कौन थे, आज आपको जानकर हैरानी होगी। ये थे भारत के वामपंथी, जो चीन के वामपंथियों को अपना भाई समझते थे और भारत चीन युद्ध में चीन का समर्थन कर रहे थे। इन लोगों का सपना था कि भारत में भी कम्युनिस्ट विचारधारा का शासन होना चाहिए, और चीन जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। अगर चीन ने भारत पर कब्जा कर लिया तो भारत भी एक कम्युनिस्ट विचारधारा वाला देश बन जाएगा, ये सपना था। जब 1962 का युद्ध हुआ तो भारत के वामपंथियों के एक वर्ग ने यह कहते हुए चीन का समर्थन किया था कि यह युद्ध नहीं, बल्कि एक समाजवादी देश और एक पूंजीवादी देश के बीच का संघर्ष है। और यह तब हो रहा था जब भारत के वामपंथी उस वक्त देश के मुख्य विपक्षी दल थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे आप सीपीआई के नाम से जानते हैं, जो आज भी हमारे देश में एक विपक्षी दल है, प्रमुख विपक्षी दल है। सीपीआई उस समय भी मुख्य विपक्षी पार्टी थी। सीपीआई उस वक्त पूरा देश हमलावर चीन को बाहर खदेड़ने की बात कर रहा था, लेकिन भारत के वामपंथी ये मानने को तैयार नहीं थे कि सीमा पर चीन ने हमला किया है। उनका मानना था कि उग्र रवैया भारत का था और हमलावर भारत है, चीन नहीं। जब पूरा देश अपनी सेना के जवानों के लिए खून दे रहा था तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसका विरोध कर रही थी। सेना के जवानों को उस समय खून की बहुत जरूरत थी और खून बहुत सारे लोगों ने दिया था उस समय। सेना के जवानों को खून देने को सीपीआई पार्टी विरोधी गतिविधि मानती थी उस समय। यहां तक कि कई वामपंथी नेता चीन के समर्थन में रैलियां कर रहे थे। इनमें ज्योति बासु, हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे उस वक्त के युवा नेता भी थे, जिन्होंने कहा था कि चीन तो कभी हमला कर ही नहीं सकता। ज्योति बासु बाद में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने और देश के बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता थे, और हरकिशन सिंह सुरजीत भी देश के बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता रहे हैं। अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। 1962 के युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई चीन का इस तरह से समर्थन कर रही थी कि ज्योति बासु और हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे नेताओं को जेल में डालना पड़ा था उस समय, सिर्फ इसी कारण से। ये वो नेता थे जो बाद में भारत के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे, जैसा हमने अभी आपको बताया। और आप जानते ही हैं, ज्योति बासु पश्चिम बंगाल के बहुत समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। ये भारत के कम्युनिस्टों की चीन के कम्युनिस्टों के प्रति ऐसी वफादारी थी जिसमें देश के साथ गद्दारी करने में भी उन्हें कोई हिचक नहीं हुई।
चीन के प्रति इसी वफादारी की वजह से भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन भी हुआ। कांग्रेस के बाद कम्युनिस्ट पार्टी देश की दूसरी सबसे पुरानी पार्टी थी, लेकिन भारत और चीन युद्ध के 2 वर्ष बाद इस पार्टी के 2 टुकड़े हो गए। चीन का समर्थन करने वाले गुट ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई से अलग होकर एक नया दल बना लिया, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीएम के नाम से जाना जाता है। तब सीपीआई में वो लोग बचे जो संकट के वक्त देश का साथ देने को सही मानते थे, और सीपीएम में वो लोग चले गए जो चीन को ही अपना मसीहा मानते थे, जो चीन की विचारधारा से बिल्कुल सहमत थे। तो आज हमने इतिहास की कुछ बातें आपके सामने स्पष्ट की हैं जो हो सकता है आपको पहले ना बताई गई हो। यहां पर हम 6 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आज ब्रेक थोड़ा लंबा होगा, 6 मिनट का ब्रेक होगा। इस दौरान आप चाहें तो अपने कुछ काम कर सकते हैं, आपके पास 6 मिनट का वक्त है। और 6 मिनट के बाद हम केरल में इंसानों के हाथों मारी गई एक हथनी, जिसका नाम हमने विनायकी रखा है, विनायकी की बात करेंगे। विनायकी के साथ कुछ इंसानों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, और आज विनायकी को न्याय दिलाने के लिए हमने एक मुहिम शुरू की है, जिसके बारे में हम आपके साथ ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो। देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही। सो आई हैडंट वर्क सो हार्ड। जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊंगा दोस्त को कहूंगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ, और whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए। कभी होता है फीलिंग के नहीं? We are political when we don't express our feelings truly, what we believe. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this is very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा, this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. Because क्यों? क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, और केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं। अब उसने, दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग विच शी कॉल्स एज इंस्पिरेशन एंड चाय. आई डोंट नो व्हाई शी राइट चाय, but inspiration and chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now that I will have no fear because वो clarity तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है। एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं। लिखते हैं कि I wish I had the courage to live the life true to myself and not life others expected of me. हम क्या करते हैं ज़िंदगी में? I'm sure आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिजनेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर।
माँ बाप ने कह दिया बिजनेस करोगे, बिजनेस में ग्रेजुएशन करो, MBA कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिजनेस शुरू कर सकोगे। या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ MIT स्कूल में, बिजनेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग इज दैट कि इफ आई वुड हैव लिव्ड माई लाइफ द वे आई वांटेड। दूसरा, आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड। ये तो मेरे साथ भी हुआ, मैं भी ज़िंदगी में बहुत देर से समझ आई। ये तो जब जवानी में बिजनेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा। एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं। ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में। कुछ अपने लिए धन ये अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो। देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही। सो आई हैडंट वर्क सो हार्ड। जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊंगा दोस्त को कहूँगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ, और whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए। कभी होता है फीलिंग के नहीं? We are political when we don't express our feelings truly, what we believe. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this चीन ने अपने ही नागरिकों की आजादी कैसे कुचल दी, ये आज आप देख चुके हैं। और भारत के ही कुछ लोगों ने देश की आजादी को कैसे खतरे में डाला, ये भी आपने देख लिया। लेकिन अब हम जानवरों की आजादी की बात करेंगे। इंसानों को शुरू से ही अपनी आजादी से बहुत प्यार रहा है। इस आजादी के नाम पर ही इंसानों ने तमाम अधिकार हासिल कर लिए। इनमें अभिव्यक्ति का अधिकार है, कुछ भी खाने पीने का अधिकार है, अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार है, और तमाम अधिकार जिनमें मानव अधिकार भी हैं, सब तरह के अधिकार इंसान ने अपने लिए रख लिए। आप जितने चाहे उतने अधिकार अपने पास इंसान ने रखे, लेकिन आप इनमें से सारे अधिकार चाहे रख लीजिए, लेकिन क्या इसमें किसी की हत्या करने का अधिकार भी शामिल हो सकता है? तो आज का हमारा बड़ा सवाल यह है कि इंसान ने अपने लिए सारे अधिकार ले लिए, लेकिन किसी की भी हत्या करने का अधिकार क्या इंसान के पास है? और इंसान ने क्या यह अधिकार भी ले लिया है कि अब वो किसी की भी हत्या करेगा? किसी भी कारण से, किसी को अपनी भूख मिटाने के लिए मारेगा, किसी को पैसा कमाने के लिए मारेगा, किसी को इसलिए मारेगा क्योंकि वो उसे पसंद नहीं। क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। इंसान को, मानव को पृथ्वी पर श्रेष्ठ प्राणी माना गया है, लेकिन केरल में एक हथिनी के साथ जो कुछ हुआ, उसने इस श्रेष्ठता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कल हमने आपको केरल की उस गर्भवती हथिनी की तस्वीरें दिखाई थी, जिसे जलते हुए पटाखों से भरा अनानास खिला दिया गया, और कुछ इंसानों की इस हरकत की वजह से ये हथिनी तड़प तड़प कर मर गई पानी में इस तरीके से। ये उसी हथिनी की तस्वीर हैं जो अभी आप देख रहे हैं। आप सोचिए, ये उस राज्य में हुआ है जहां 93% साक्षरता है, लेकिन इसके बावजूद वहां कुछ लोगों ने 100% क्रूरता और 0% मानवता दिखाई है। तो अगर आप केरल की बात करें तो हम आज ये कहना चाहेंगे, साक्षरता 93%, क्रूरता 100%। इस गर्भवती हथिनी की हत्या ने समाज के तौर पर हमें एक बार फिर से आईना दिखाया है, फिर से जगाने की कोशिश की है, और पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के हमारे घमंड को गलत साबित किया है। हमारे देश में मानव अधिकारों की बहुत चर्चा होती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात होती है, और कुछ लोग छीन कर लेंगे आज़ादी के नारे भी लगाते हैं। लेकिन जिस दिन
छीन कर लेंगे आजादी का ये नारा जानवरों ने लगाना शुरू कर दिया, उस दिन इंसानों के सभी मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी और असहनशीलता और लालच पाताल लोक में चले जाएंगे। जो लोग जानवरों के साथ ऐसी क्रूरता करते हैं, उन्हें वर्ष 2020 से में जो कुछ हो रहा है आजकल, उससे सबक लेना चाहिए। हमने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है, कोरोना वायरस उसी का नतीजा है। इसलिए अब भी सबको समझ आ जाना चाहिए कि असीमित आजादी ठीक नहीं है। केरल की इस हथनी के साथ जो कुछ हुआ, उसकी वजह यही अनलिमिटेड आजादी है, जिसके पीछे आजकल सब दौड़ रहे हैं। सबको अनलिमिटेड आजादी चाहिए, और अब वो आजादी किसी को भी मारने की आजादी तक पहुंच गई है। अब तक आपने इंसानों को न्याय दिलाने के लिए चलाए गए बहुत सारे अभियानों के बारे में देखा और सुना होगा। आप खुद भी कभी ना कभी इन अभियानों का हिस्सा बने होंगे। जी न्यूज ने भी ऐसे बहुत सारे अभियान चलाए हैं अब तक, लेकिन आज हमने एक जानवर को न्याय दिलाने के लिए एक नए अभियान की शुरुआत की है। हाथी को भारतीय संस्कृति में देवता स्वरूप माना जाता है। भगवान गणेश का एक नाम विनायक भी है, और मान्यता यह भी है कि भगवान गणेश के देवी स्वरूप को विनायकी कहते हैं। इसलिए हमने इस हथनी का नाम आज विनायकी रखा है। आप भी इस नाम को याद रखिए, विनायकी। विनायकी के लिए हमारे इस अभियान को देश भर से जबरदस्त समर्थन आज मिला है। केरल से लेकर कश्मीर तक लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, और जी न्यूज की मुहिम #JusticeForVinayaki से लोग जुड़ रहे हैं। आपको भी इस मुहिम से जुड़ना चाहिए। इस हथनी को इंसाफ दिलाने की मुहिम में जी न्यूज ने केरल के जन्म टीवी का भी आज सहयोग लिया है। इस साझा मुहिम की वजह से हम इस हथनी के आखिरी वक्त के कुछ नए वीडियोस आज आपके लिए लेकर आए हैं। हमें कुछ नई तस्वीरें मिली हैं, नए वीडियोस मिले हैं। जी न्यूज की टीम इस समय केरल में मौजूद है। हमारी टीम दिल्ली से केरल में उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां इस मादा हाथी की हत्या हुई थी, और हमारे संवाददाता विशाल पांडे इस समय घटना स्थल पर मौजूद हैं और वो उस पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं, और हम वहां से आपको इस विषय पर लगातार रिपोर्टिंग दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से। हमारा मकसद यही है कि इस मुहिम को और इस हाथी को हर हाल में इंसाफ मिले। इसकी ऐसी दशा करने वालों को हर हालत में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन नई तस्वीरों में आप ये देख पाएंगे कि कैसे ये हथनी दर्द से बेचैन है। इसे समझ में नहीं आ रहा कि अपनी जान बचाने के लिए ये क्या करे। आज हम आपको ये पूरी फुल स्क्रीन पर हम ये दिखाना चाहते हैं, आपको ये तस्वीरें। आप देखिए इस हथनी को ध्यान से। वो नदी के किनारे है, तड़प रही है, पत्थरों पर भाग रही है, और क्योंकि बेजुबान जानवर है, किसी को बता भी नहीं सकता कि वो इस समय किस दर्द से गुजर रहा है। ये विनायकी की आखिरी तस्वीरें हैं। मरने से पहले की कुछ आखिरी तस्वीरें, कुछ आखिरी वीडियोस हमें मिल गए हैं, जो हमारे सहयोगी चैनल जन्म टीवी ने हमें भेजे हैं केरल से। और ये विनायकी की मौत से पहले कुछ आखिरी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भटक रही थी, दर दर भटकी है, और आखिर में इसे थोड़ा बहुत आराम पानी में जाकर मिला, और वहीं पानी में खड़े खड़े इसने दम तोड़ दिया। और इसी के बाद ये हथनी नदी में चली जाती है, जिससे वो पानी में रहकर दर्द को कम कर सके और अपने पेट में पल रहे बच्चे को शायद बचा सके। और यही सोचकर वो इस नदी के पानी में जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। कई घंटे तक इसी तरह से यह हथनी पानी के अंदर खड़ी रही, लेकिन पानी में रहकर भी शरीर का यह असहनीय दर्द कम नहीं हुआ। इसके बाद आसपास लोगों की भीड़ लग गई। कई लोग सोच रहे थे कि कैसे इस हथनी की जान बचाई जाए। हर तरह की कोशिशों के बाद हथनी खुद भी बहुत हताश हो चुकी थी, थक चुकी थी। उसका सब्र का बांध टूट रहा था, और अब कोई प्रतिक्रिया भी उसके शरीर से नहीं आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि ये समझ चुकी थी कि अब ये जिंदा नहीं रह पाएगी। वहां मौजूद लोगों ने इसे निकालने की कोशिशें शुरू की। 2 हाथियों को पहले बुलाया गया, जिससे वो मिलकर इस हथनी को पानी से बाहर खींचकर लाए, लेकिन इस कोशिश का भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब वहां मौजूद लोगों ने रस्सी के सहारे इसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश भी कामयाब नहीं हुई। हथनी की हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी।
लोगों की भी हिम्मत अब टूट चुकी थी और आखिरकार विनायकी ने वहीं पर दम तोड़ दिया। इसके बाद क्रेन बुलाई गई और रस्सी से बांधकर विनायकी को वहां से बाहर निकाला गया। वो तस्वीरें भी आप इस समय देखिए। ये विनायकी का मृत शरीर है और इसे आखिर में क्रेन से बाहर निकाला गया पानी से और अब उसे एक ट्रक में रखा जा रहा है। यानी तमाम कोशिशों के बाद भी विनायकी की जान बची नहीं। और ये कुछ नई तस्वीरें हमें मिली हैं। जब हमारी टीम आज केरल में पहुंची तो हमें ये नए वीडियोस और ये नई तस्वीरें विनायकी की मिली हैं, जो आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। उसको विनायकी को बचाने की कैसे कोशिश हो रही हैं, ये वही तस्वीरें हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख पा रहे हैं। पहले 2 हाथियों के जरिए विनायकी को बाहर निकालने की कोशिश हुई। जब हाथी भी नहीं निकाल पाए, उसके बाद रस्सी से बांधकर निकालने की कोशिश हुई, वो भी कामयाब नहीं हुई। और उसके बाद जब विनायकी ने अपना दम तोड़ दिया, उसके बाद फिर क्रेन को बुलाया गया। ये जी न्यूज़ की मुहिम का असर है कि विनायकी की हत्या की जांच के मामले में केरल सरकार ने अब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया है। SIT की 8 सदस्यीय टीम विनायकी की हत्या की जांच करेगी। इस मामले में पशु क्रूरता कानून और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये घटना केरल में पलक्कड़ और मल्लपुरम जिले के बीच की है, वहां के बॉर्डर की है। शुरुआती जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि विस्फोट की वजह से विनायकी के मुंह पर गहरे घाव हो गए थे, उसके जबड़े टूट गए और इसी वजह से वो कई दिनों से खाना नहीं खा पाई। कई दिनों से भूखे होने की वजह से वो लगातार कमजोर हो गई और वो गर्भवती भी थी। इसलिए दर्द से बेचैन होकर जब वो पानी में चली गई तो बाहर निकल ही नहीं पाई। विनायकी के शरीर के अंदर काफी पानी चला गया था और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था। पूरे देश में जब विनायकी की मौत पर गुस्सा दिखा, जब लोगों ने रोष दिखाया, तब केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। तो एक दिन बाद केरल के मुख्यमंत्री ने अब ये कहा है कि इस मामले में इंसाफ मिलेगा और 3 संदिग्धों की पहचान हुई है, जिसके आधार पर ये जांच अब आगे बढ़ रही है। यहां सवाल सिर्फ एक जानवर और उसकी हत्या का नहीं, सवाल उन लाखों करोड़ों जानवरों का भी है जिन्हें इंसान कभी अपनी भूख शांत करने के लिए मार डालता है तो कभी अपनी खुशी के लिए जानवरों पर अत्याचार करता है, उनकी हत्या करता है। यानी खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने वाला इंसान अपने लालच की वजह से जानवरों से उनके अधिकार और उनके जिंदा रहने की आजादी को छीन लेता है। कल से विनायकी की हत्या को लेकर पूरे देश में रोष है और देश के नामी गिरामी लोग इसे लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं। शायद आपने भी इस विषय पर कुछ ना कुछ लिखा ही होगा और कोई पोस्ट शेयर भी किया होगा। लेकिन यहाँ एक बात पर आपको ध्यान देना चाहिए और वो ये है कि ऐसी दर्द भरी मौत एक हाथी की हो या किसी दूसरे जानवर की, दोनों को दर्द एक जैसा होता है। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि आप अपने खाने पीने की आदतें बदल दें, ये लोकतंत्र है, आपको भी हर तरह की आज़ादी चाहिए। लेकिन ये ज़रूर सोचें कि जब कोई जानवर आपकी भूख शांत करने के लिए मरता है या मारा जाता है तो उसे भी उतना ही दर्द होता है जितना आपको होता है या जितना विनायकी को हुआ होगा। इसलिए आप जीवन में जो भी करें उसे संवेदना के साथ करें और अगर आपके मन में हिंसा की जगह संवेदना ले ले तो शायद आप अपना जीवन जीने का तरीका भी बदल देंगे। आपको खुद जीना चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहिए, लेकिन दूसरों को भी जीवन देना चाहिए, उन्हें भी जीवित रहने की आज़ादी देनी चाहिए अगर आपको खुद अपने लिए इतनी सारी आज़ादी प्यारी है तो। आज हमने चीन के अत्याचार का जिक्र आपके साथ किया, लेकिन अब हम उस व्यक्ति का जिक्र करेंगे जिसके अत्याचार के किस्से किसी के भी मन में डर पैदा कर सकते हैं और वो आपने किस्से बहुत पढ़े होंगे। हम जर्मनी के पूर्व तानाशाह अडोल्फ हिटलर की बात कर रहे हैं। किसी जमाने में दुनिया से यहूदियों का नामो निशान मिटा देने का सपना देखने वाले जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर का जन्म जिस घर में हुआ था, वहां से हिटलर का नामो निशान मिटाने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। ऑस्ट्रिया की सरकार ने यह तय कर लिया है कि हिटलर के पुश्तैनी घर को अब वो एक पुलिस स्टेशन में तब्दील करेगी। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर हिटलर के उसी घर की तस्वीरें देख रहे हैं। ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सीमा के पास स्थित
ब्राउनो शहर में इसी 3 मंजिला घर की ऊपरी मंजिल पर एक जमाने में हिटलर का परिवार किराए पर रहता था, जहां पर 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म हुआ था। तो आप ये जान लीजिए कि इसी मकान में हिटलर का जन्म हुआ था। हालांकि हिटलर ने इस घर में बहुत कम समय बिताया। हिटलर के जन्म के कुछ हफ्तों के बाद ही उसके परिवार ने किराए के इस घर को छोड़ दिया था, लेकिन नाजी शासन के दौरान इस घर को हिटलर का स्मारक बना दिया गया। वर्ष 1944 में नाजी शासन खत्म होने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन उसके प्रशंसक आज भी इस घर को नाजी क्रांति के प्रतीक के रूप में देखते हैं। हिटलर का ये घर हिटलर के प्रशंसकों और नाजियों के लिए तीर्थ स्थल न बन जाए, इसलिए ऑस्ट्रिया की सरकार इसे काफी लंबे समय से गिराने की योजना बना रही थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि हिटलर के घर को गिराने के बजाय अन्य कामों में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए अब ऑस्ट्रिया की सरकार ने पिछले वर्ष नवंबर में हिटलर के जन्मस्थान वाले घर को पुलिस थाने में बदलने की घोषणा की है। और अब ऑस्ट्रिया के मशहूर वास्तुकार मार्टे हिटलर के घर को एक पुलिस स्टेशन में बदलने का डिजाइन तैयार कर रहे हैं। रीडिजाइन करते वक्त इस घर को आधुनिक बनाया जाएगा, लेकिन मूल इमारत से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, जिसमें 50 लाख यूरो यानी करीब 42 करोड़ रुपए खर्च होंगे और वर्ष 2033 तक ये काम पूरा हो जाएगा। दुनिया के कुख्यात तानाशाह के जन्म की निशानी मिटाने की योजना काबिले तारीफ है, लेकिन ऑस्ट्रिया की सरकार के लिए ये काम इतना आसान नहीं था। इस घर के मालिकाना हक का भी एक लंबा इतिहास है। शुरुआत में इस घर पर जिस पोमर परिवार का मालिकाना हक था, उससे वर्ष 1938 में हिटलर के निजी सचिव रहे मार्टिन बोरमन ने ये घर खरीद लिया था। बाद में इस घर को ऑस्ट्रिया की सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन फिर वर्ष 1954 में पोमर परिवार ने ऑस्ट्रिया की सरकार से ये घर वापस खरीद लिया। 3 मंजिला इस घर के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑस्ट्रिया के गृह मंत्रालय ने वर्ष 1972 से इसे किराए पर ले लिया। पहले यहां पर विकलांग बच्चों की देखभाल के लिए एक केयर सेंटर चलता था, लेकिन वर्ष 2011 से यह खाली पड़ा हुआ है। सरकार ने बाद में इस घर को खरीदने का प्रस्ताव रखा था, जिसे घर के मालिक ने ठुकरा दिया था। फिर वर्ष 2017 में ऑस्ट्रिया की अदालत ने यह फैसला दिया कि अगर घर का मालिक बेचने से इनकार करता है तो सरकार उसे जब्त कर सकती है, जिसके बाद इस घर को सरकारी नियंत्रण में लेने के लिए ऑस्ट्रिया की संसद में बाकायदा एक कानून पास हुआ और तब जाकर इस कुख्यात मकान के मौजूदा मालिक के साथ चल रहा लंबा कानूनी झगड़ा खत्म हुआ और अब हिटलर के जन्मस्थान वाले इस घर को पुलिस स्टेशन में बदलने का काम शुरू हो चुका है। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। किसी के और के कहने पर माँ बाप ने कह दिया बिजनेस करोगे, बिजनेस में ग्रेजुएशन करो, एमबीए कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिजनेस शुरू कर सकोगे। या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ एमआईटी स्कूल में, बिजनेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो दिस इज फर्स्ट थिंग इज दैट कि इफ आई वुड हैव लिव्ड माई लाइफ द वे आई वांटेड। दूसरा, आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड। ये तो मेरे साथ भी हुआ, मैं भी ज़िंदगी में बहुत देर से समझ आई। ये तो जब जवानी में बिजनेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा। एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं। ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में। कुछ अपने लिए धन ये अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो। देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही। सो आई हैडंट वर्क सो हार्ड। जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊँगा दोस्त को कहूँगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ और whatever.
I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए। कभी होता है फीलिंग के नहीं? We are political when we don't express our feelings truly, what we believe. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this is very, very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा, this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. Because क्यों? क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं. No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, और केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं. अब उसने, दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग विच शी कॉल्स एज इंस्पिरेशन एंड चाय. I don't know why she writes chai, but inspiration and chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now that I will have no fear because वो clarity तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है. एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं. लिखते हैं कि I wish I had the courage to live the life true to myself and not life others expected of me. हम क्या करते हैं ज़िंदगी में? मुझे आई एम श्योर आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिजनेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर. माँ बाप ने कह दिया बिजनेस करोगे, बिजनेस में ग्रेजुएशन करो, MBA कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिजनेस शुरू कर सकोगे. या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ MIT स्कूल में, बिजनेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ. तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग. They said कि if I would have lived my life the way I wanted. दूसरा, I wish I hadn't worked so hard. ये तो मेरे साथ भी हुआ. मैं भी ज़िंदगी में बहुत देर से समझ आई. ये तो जब जवानी में बिजनेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा. एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं. ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में. कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो. देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही. So I hadn't worked so hard. जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊंगा दोस्त को कहूंगा कि यार I love you, I misunderstood you throughout my life, or whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए. कभी होता है फीलिंग के नहीं? We are political
when we don't express our feelings truly, what we believe. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this is very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा, this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. Because क्यों? क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं. No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, और केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं. अब उसने, दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग विच शी कॉल्स एज इंस्पिरेशन एंड चाय. आई डोंट नो व्हाई शी राइट चाय, but inspiration and chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now that I will have no fear because वो clarity तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है. एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं. लिखते हैं कि I wish I had the courage to live the life true to myself and not life others expected of me. हम क्या करते हैं ज़िंदगी में? I'm sure आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिजनेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर. माँ बाप ने कह दिया बिज़नेस करोगे, बिज़नेस में ग्रेजुएशन करो, MBA कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिज़नेस शुरू कर सकोगे. या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ MIT स्कूल में, बिज़नेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ. तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग. इज दैट कि इफ़ आई वुड हैव लिव्ड माई लाइफ द वे आई वांटेड. दूसरा, आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड. ये तो मेरे साथ भी हुआ. मैं भी ज़िंदगी में बहुत देर से समझ आई. ये तो जब जवानी में बिज़नेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा. एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं. ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है जिंदगी में. और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है. वर्ष 1783 में आज ही के दिन मॉन्टगोल्फियर ब्रदर्स ने हॉट एयर बलून को पहली बार सफलतापूर्वक उड़ाया था. हॉट एयर बलून को इन्हीं भाइयों के नाम पर मॉन्टगोल्फियर बलून्स कहा जाता है. इसमें बर्नर की मदद से गर्म हवा का प्रयोग इस बलून को उड़ाने में किया जाता है. वर्ष 1917 में आज ही के दिन पहली बार पुलित्जर पुरस्कार दिए गए थे. ये पुरस्कार अमेरिकी पत्रकार और पब्लिशर जोसेफ पुलित्जर के नाम पर दिए जाते हैं. जोसेफ पुलित्जर ने इसकी स्थापना के लिए अपनी वसीयत में कोलंबिया यूनिवर्सिटी को $20 लाख की धनराशि दी थी, जिसके बाद से हर साल लेखन, पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं. हालांकि इस पुरस्कार पर अक्सर सवाल भी उठते रहे हैं और पुरस्कार देने वालों पर एक खास विचारधारा का समर्थन करने का आरोप भी कई बार लग चुका है. हमारे देश के भी कुछ पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को यह पुरस्कार मिला है और जब आप उस लिस्ट को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह के आरोप लगे हैं.
1950 और 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्री नूतन का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1936 में हुआ था। नूतन ने सिर्फ 14 वर्ष की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली फिल्म का नाम था हमारी बेटी। इस फिल्म का निर्देशन उनकी मां शोभना समर्थ ने किया था, जो खुद हिंदी और मराठी सिनेमा की बहुत मशहूर अभिनेत्री थी। नूतन ने आगे चलकर बंदिनी, सुजाता, सौदागर, अनाड़ी और तेरे घर के सामने जैसी यादगार फिल्मों में काम किया। नूतन पहली मिस इंडिया थी जिन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया था। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, वर्ष 1989 में आज ही के दिन चीन की राजधानी बीजिंग के तियाननमेन स्क्वायर पर लोकतंत्र की मांग को लेकर हजारों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। और इस विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए चीन की सरकार ने 3 लाख से भी ज्यादा सैनिक वहां पर भेज दिए थे। टैंक भेजे गए थे और हथियार बंद सैनिक भेजे गए थे, जिन्होंने बड़ी सख्ती से छात्रों के इस प्रदर्शन को कुचल दिया था। सैन्य कार्रवाई में हजारों छात्र मारे गए थे और चीन में आज भी इस घटना का जिक्र करने पर रोक लगी हुई है, पाबंदी लगी हुई है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा याद रखिए, एक आजाद जीवन जीना दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है। इस वरदान का दुरुपयोग कभी मत कीजिए। नमस्कार।